पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये यहाँ से फिर से देखेंगे कि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अगर फंक्शन को हम लोग स्क्वायर कर देते तो उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एक्स जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू रूट ओवर इंटीग्रेशन ए से बी एफ स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ए से बी जी स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अगर बात करें कि इंटीग्रेशन एक लिख रहे हैं 0 से 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन का देखना चाहें तो इसका इंटीग्रेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख देता हूँ 0 से 1 रूट ओवर 1 प्लस एक्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, और इस पे रूट हट जाए तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस पे भी रूट हट जाए तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई ये क्या आ जाएगी, रूट ओवर एक फंक्शन को हम लोग एफ एक्स समझ लेते हैं, एक फंक्शन को हमने क्या समझ लिया, जी एक्स। तो यहाँ एफ स्क्वायर एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू 0 से 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं। और अब यहाँ से जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 इंटीग्रेशन, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से रूट ओवर ये जब पॉसिबल हो जाएगा तो 1 दिस हो गया, 0 है तो टर्म ही हट जाएगा, और फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ गया 3 बाई 2 इंटू 5 बाई 4, तो ये रूट ओवर 15 बाई 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात इस प्रॉपर्टीज़ की समझ में आ गई, इसको नोट करेंगे। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है कि किसी भी लिमिट को हम डायरेक्ट 0 से 1 में चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये b माइनस ए 0 to 1 एफ ऑफ a माइनस बी एक्स प्लस ए डी एक्स, ये होती है। ठीक, नोट करेंगे इसको, ये देख लेंगे। यहाँ पे कोई भी लिमिट हो सीधे इसको इसमें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब इसको अगर देखना चाहो तो इसका प्रूफ बड़ा आसान सा प्रूफ है। ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ b माइनस ए एक्स प्लस ए डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, t इक्वल टू b माइनस ए एक्स प्लस दिस, ये पुट कर देता हूँ। तो dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, b माइनस ए, तो dt अपॉन b माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx, और साथ में लिमिट चेंज करते हैं तो x का वैल्यू जब 0 होगा तो t का वैल्यू a होगा, फिर x का वैल्यू जब 1 होगा तो t का वैल्यू, तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से हम देखें तो ये a से b f ऑफ t और dx की जगह dt अपॉन b माइनस ए, ये से कैंसिल हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल चेंज कर देते तो उससे उसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ से ये a से b एफ एक्स डी एक्स बन जाएगी, यही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टीज़ एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या, अब अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता हो तो हम क्वेश्चन ही नहीं सेट कर पाएंगे। देखो यहाँ कोई भी लिमिट दी, उसको सीधे वो 0 से 1 में चेंज कर रहा है। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन को, इसमें कोई भी लिमिट दी गई थी और 0 से 1 में बदल के उसकी वैल्यू दे दी गई है। यानी कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है, ये क्या है, 4 पाई माइनस 2 से 4 पाई अपॉन 4 पाई प्लस 2 माइनस टी डी टी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इधर देखो, ये वैल्यू क्या है कि यहाँ पर इसका आंसर लाना है किसके टर्म में, अल्फा,
और अल्फा के टर्म में तभी आ पाएगा जब हम ये लिमिट 0 से 1 में चेंज हो रही होगी। तो अब लिमिट जैसे ही किसी ने कहा 0 से 1 में चेंज होना, तो तुरंत दिमाग में ये बात आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये जो अंदर लिखा है, अब चूंकि ये t का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, t का, तो मैं इसको बोल देता हूँ f ऑफ t। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू, ये तो b है और ये वैल्यू क्या है, a है, तो ये b/a, तो फाइनली ये वैल्यू क्या रहेगी, 2 आ जाएगी। और अब यहाँ पर देखें तो हमें इस हिसाब से इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, पहले ये f ऑफ t साइन t/2 अपॉन 4 प्लस 2 बाई डैश टी। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, देखो अंदर जो बदल रहा है क्या, b माइनस ए एक्स प्लस ए है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये t बदल जाए कैसे, b माइनस ए की जगह कितना हुआ 2, ये t, और a की जगह कितना है 4 पाई माइनस 2 है कि नहीं, बात समझे कि नहीं। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस फंक्शन में चली जाएगी कि नहीं। तो यहाँ जब ये वैल्यू गई तो ये क्या गई, साइन 2t प्लस 4 पाई माइनस 2 अपॉन 2, और अपॉन में 4 पाई प्लस 2 माइनस t की जगह 2t प्लस 4 पाई बाई डैश 2। और अब ये जो वैल्यू अंदर उस पर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो साइन 2 पाई माइनस 1 प्लस टी अपॉन ये कितना आ जाएगा 4/2t। तो यहाँ पे साइन 2 पाई, या फिर इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस t/1, और 2 यहाँ से चाहे तो कॉमन कर लो, तो 2 माइनस ये t हो जाएगा। और अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये साइन 2 पाई प्लस थीटा वाली बात बन गई कि नहीं, और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन t माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी। और अब इस इंटीग्रेशन का जो फार्मूला अभी हमने यहाँ पे देखा, यानी जो प्रॉपर्टीज देखी उसमें पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या है b माइनस ए है ना बेटा, तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2, लिमिट 0 से 1, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू ये निकल के आ गई है, और यहां पर क्या हो जाएगा dt। अब इसको अल्फा में चेंज करना है, तो अल्फा में तभी चेंज पर हो पाएगा जब ये अंदर t वाला बनेगा। तो ये t वाला कैसे बन पाएगा, तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, कैसे कर सकते हैं भाई, हम इसको एक को हटाना है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 1 माइनस टी माइनस 1, प्रॉपर्टी समझ में आई, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स है। तो ये कितना आ जाएगा 2/1 माइनस टी डी टी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा साइन माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो साइन टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी, और ये वैल्यू क्वेश्चन में दी कितनी है अल्फा। तो यानी कि फाइनल इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया माइनस अल्फा, ये बी ऑप्शन। अब इसको नोट कर लेंगे, फिर इसके आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है ए से बी में, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं एक वैल्यू ऐसी सी जरूर एग्जिस्ट कर रही होगी जो कि एफ ऑफ सी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए, ये क्या बताएगी इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ एफ ऑफ सी क्या होगी उसकी एवरेज वैल्यू। और ये क्वेश्चन है, अब किसी ने इंटीग्रेशन में बोल दिया मैथ्स में एवरेज वैल्यू, तो तुरंत समझ जाएंगे कि हमें ये वाली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। b माइनस ए यानी कि 2 पाई माइनस 0, और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ये हो गया। और अब इसका साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2dx, तो 1 अपॉन 4 पाई 0 से 2 पाई dx माइनस 0 से 2 पाई cos 2x dx, तो ये 1 अपॉन 4 पाई और ये कितना आ जाएगा 2 पाई,
और यहाँ पर साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा, लेकिन लिमिट 0 से 2 पाई है, तो साइन 2 पाई जैसे यहाँ रखोगे साइन 4 पाई, तो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0, और नीचे रखोगे 0 तो साइन 0 0 ही होता है। तो फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 पाई इंटू 2 पाई, तो ये कट जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर कितना आ गया 1/2। ये थी एवरेज वैल्यू वाली प्रॉपर्टीज। नोट करते हैं फिर नेक्स्ट। तो ये हम लोग की अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इसका इस्तेमाल क्या है, देखो हम लोग नॉर्मली क्वेश्चनों में ये जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सीखना में आगे लिखा हो तो हो जाता है। अब डी के अंदर क्या होता है फंक्शन या तो dx होता है, तो यानी कि अगर इंटीग्रेशन में रिस्पेक्ट चेंज हो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ डी के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये तभी हो पाएगा जब यहाँ dx होगा। तो कैसे निकाला जाए, तो उसको निकालने के लिए ही ये प्रॉपर्टीज़ है। इसका बहुत आसान प्रूफ भी है। इस प्रॉपर्टीज में क्या एक fx है, तो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है gx, तो इधर क्या आ गया gx आगे आ गया, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो गया fx, और फिर ये अपर लिमिट f और g में पुट हो जाएगी माइनस लोअर लिमिट पुट हो जाएगी। ठीक, अच्छा अब इसमें नॉर्मली लोग कहते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कर दो तो वैल्यू इसकी 0 आएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू देगा ना इंटीजर, तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो गया इंटीजर का 0 हो गया, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, तो वो गलत पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होता है इसको देख सकते हो, बहुत आसान सा इसका प्रूफ भी है। जैसे अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx इंटू gx लिखा हो, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे fx डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया gx, और gx हो गया तो डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो गया fx। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब मैं इसके ऊपर इंटीग्रेशन साइन लगा देता हूं। और अब ये देखो डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन हट जाएगा, और सीधे यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये fx इंटू gx लिमिट रह जाएगी, और इधर अलग तो ऐसे लिखा रहेगा। और अब इसकी लिमिट जब पुट करोगे तो पहले क्या होगी अपर लिमिट, और फिर माइनस में क्या आ जाएगी लोअर लिमिट, और इक्वल टू, तो यही लिखा रहेगा, यही क्वेश्चन है। तो अब इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे, इसमें हम एक फंक्शन जो पहले लिखा एक को fx लेंगे और एक को क्या लेंगे gx, तो fx इक्वल टू क्या हो गया x² प्लस 1, और gx इक्वल टू क्या हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या होगा 0 से 3 x² प्लस 1 d ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x आगे आ जाएगा, और d के अंदर x² प्लस 1 होगा, और इक्वल टू फिर अपर लिमिट माइनस फिर इसमें लोअर लिमिट आ जाएगी। अब इसका इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता था, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन तुम देखो कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे सीधे हो जाएगा कि ये तो यही लिखा रहा, ये 0 से 3, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, और साथ में क्या बन जाएगा dx, और ये कितना आ जाएगा 9 10 30, ये टोटल 30 हो जाएगा कि नहीं। और फिर ग्रेट इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन तो हमें पता है इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3, ये इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से 0 से 3 x² प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 0 से 1 प्लस 1 से 2 प्लस 2 से 3 दिस इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच में इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 0, इसका 1 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेशन भी साथ में करते चलते हैं, तो ये इंटीग्रेशन 0 से 3 x² प्लस 1 d ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ये तो 0 हट गया, हट जाएगा, यहाँ से खाली क्या होगा 2 बचेगा x बचेगा,
तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ से दो, ये दो मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। तो ये 0 से 3 और यहाँ पर ये 4 माइनस 1 ये 2, 8 बाइनस 4 इक्वल टू 30। तो फाइनली ये 0 से 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू, ये फाइनल कितना हो जाएगा, 30 बाइनस ये 3 हुआ, ये कितना 4 8 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं। कहाँ बेटा, ये बेटा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया था, 4 8 8 और 3 11, तो -11। तो फाइनल इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 और 19। तो ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा, नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे सही कर लेना, 3 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसका आंसर फाइनल 17 आएगा, 19 नहीं आएगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो फटाफट। तो ये अगली प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गामा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये तो फिर सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। ये अभी तो नहीं, लेकिन इसका काम क्या, कैलकुलेशन को आसान करना है, इसलिए काम कर सकते हैं इसमें। कैसे, एक तो ये याद रखना, गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है। दूसरी बात, गामा n+1 लिखा है तो उसकी वैल्यू n इंटू गामा n होती है। अगर गामा नेचुरल नंबर है तो गामा n इक्वल टू क्या जाता है, फैक्टोरियल n-1। अब यहाँ से जैसे इसकी वैल्यू हमें देखनी है, इसको ऐसे भी, ये देखो नीचे क्या लिखा है, इन दोनों का सम जो है वो नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 + 1/2, दूसरा क्या हो जाएगा 5 + 1/2 अपॉन 2 गामा 4 + 5 + 2/2। और अब ये कितना रहेगा, गामा 5/2 गामा 6/2 अपॉन गामा 11/2, ये तो 3 हो गया। तो गामा 3 तो सीधे निकल जाएगा कि गामा 3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो सीधे फैक्टोरियल 2 बन जाएगी कि नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब 5/2 फैक्टोरियल, अब देखो जैसे फैक्टोरियल में क्या होता था, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, तो बड़े से शुरू करते थे। ऐसे गामा में 5/2 और क्या लिखा हुआ 11/2, तो हम गामा में 11/2 बड़े वाले से शुरू करते हैं। इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कि देखो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 9/2 + 1 लिखा जाएगा कि नहीं। और 9/2 + 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9/2 इंटू गामा 9/2। अब इस 9/2 का मतलब कितना हो जाएगा, गामा 7/2 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 7/2 इंटू गामा 7/2 और ये 9/2 7/2। ऐसे ही अब अगर इसको हम देखें तो 7/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5/2 + 1, तो ये 5/2 इंटू गामा 5/2। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में गामा 5/2 लिखा हुआ है, तो इसलिए आगे हमें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर कितना रहेगा, 2 इंटू गामा 5/2 9/2 7/2 5/2 गामा 5/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 4/9 इंटू 7 इंटू 5, ये इसका, हाँ कौन सा एचा करेक्ट बोल लो। ये 2 यहाँ से कैंसिल नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, ये फाइनल 16 यहाँ से, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे, तो ये लिख लेना, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये 2 है, ये वाला भी 2 है, तो एक 2 से 2 ये कैंसिल हुआ था, ठीक है ना। तो फाइनली इतना आ जाएगा 8/10। अब उसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा फंक्शन। ये कभी ऐसा एक्सप्रेशन हो तो इससे बिल्कुल हम लोग सीधे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गामा m गामा n अपॉन गामा m+n, ये आती है इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे गामा देखो,
ये जैसे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो अब देखो, अगर मैं बीटा फंक्शन जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है उनको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराया जाता है कि यहाँ x को बदल दो किससे, 1 माइनस एक्स से, प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिनको पता है उनका ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है। कैसे, ये पावर को इसको 2 माइनस 1 कर सकते हो और इसको क्या कर सकते हो, 100 माइनस 1 dx लिख सकते हो कि नहीं। और अब ये जो वैल्यू हो गई, ये तो हो गई गामा 2 और दूसरी क्या हो गई, गामा 100, और अपॉन में क्या हो रहा है, दोनों जुड़ जाते हैं तो गामा 2 तो मतलब ये 1 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 99, ये गामा के अंदर 102 आ जाएगा। तो जब गामा के अंदर 102 हो गए तो फैक्टोरियल के अंदर 101 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल 101 और अब फैक्टोरियल 99, ये 101 इंटू, और यहाँ पर फिर 100 भी बाहर कर लो सीधे, और इंटू फैक्टोरियल 99 कट जाएगा, तो 1/100100 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको लिख लेंगे। अब लिखते हैं लास्ट प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे इंटीग्रेशन जो दिया गया है वो इंटीग्रेशन हमसे हो नहीं सकता है, तो ये कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का है। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे दिया गया है, स्वेच्छा चर। तो यहाँ पे अगर मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, कैसा डिफरेंशिएशन, पार्शियल, तो अंदर आले का ऐसा पार्ट बन जाता है जिससे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। तो मान लेते हैं इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, डेल बोला जाएगा। तो डेल आई अपॉन डेल अल्फा, और चूंकि ये अंदर एक ऐसा बन चुका है जिससे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन ये है, और फिर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सिंप्लीफाई करने के बाद ये कोई एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, देखो b है, अल्फा है, a है और अल्फा है, यानी कि इसके अंदर जो है वैल्यू ये a b और अल्फा का टर्म बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा, हमें तो वैल्यू i की निकालनी है, तो यहाँ से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, और जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तो नॉर्मल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो ये i आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ हुआ तो मान लो g डैश a b अल्फा मिलेगा, और साथ में एक c कांस्टेंट आ जाएगा जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इस c की वैल्यू अगर पता लग जाए, यहाँ पुट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वो c की वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है कि यहाँ इस क्वेश्चन में हम अल्फा की वैल्यू क्या पुट करें, अल्फा की वैल्यू क्या पुट करें जिससे i 0 बन जाए। अल्फा की वैल्यू मैं क्या पुट करूं जिससे i क्या बन जाए, 0, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करी जाती है, और वो वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं। अब जैसे ही मान लो एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ, 0 से 1 x की पावर a माइनस 1 अपॉन log x dx। अब इसका कोई कहते हैं इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर एक बात जरा सोचो, अगर ये log x हट जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मैं देखा इस क्वेश्चन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था क्या, a, तो मैंने इसका a के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो x अलग कैसा ट्रीट होगा, कांस्टेंट। तो ये अब x अलग जब कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये a की पावर x के जैसा काम करेगा। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x इंटू log a dx, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और अब डेल i अपॉन डेल a, ये x की पावर a का इंटीग्रेशन जब होगा a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1,
और इंटीग्रेशन 0 to 1 del I अपॉन दिस, और यहाँ पे जब लिमिट वगैरह पुट कर देंगे तो मेरे पास सिर्फ यही तो बचेगा, बोलो। और अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, del I इक्वल टू del A अपॉन A प्लस 1, इसका भाई जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के जैसे इसको सॉल्व कर दें। तो ये I इक्वल टू लॉग A प्लस 1 प्लस C। और अब हमें यह सोचना होगा कि हम A क्या रखेंगे जिससे I क्या बन जाए, 0। तो यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे कि नहीं, क्योंकि x की पावर 0 1 हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है। तो जैसे ये पुट करेंगे log 1 भी 0 हो जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेशन जो हो गया log A प्लस 1। तो ये था। इसके ऊपर अभी एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको पहले नोट कर लें। ये क्वेश्चन करो सॉल्व, इसी पे ही बेस्ड है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा नीचे अगर x हट जाए तो, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको I हमने ले लिया, अब इसको या तो A के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो या फिर क्या B। तो हमने इसको जो है A के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये e टू द पावर माइनस ax माइनस e टू द पावर माइनस bx अपॉन x dx, ये आ गया। और अब यहाँ पर डेल आई अपॉन डेल ए। अच्छा, जब मैं x के a के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये e की पावर माइनस ax इंटू, अब जब मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, माइनस x आएगा। और चूंकि a के रिस्पेक्ट में कर रहे तो ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये x से x कट जाएगा, डेल आई अपॉन डेल ए, और e टू द पावर माइनस ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ax अपॉन माइनस a, और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। तो डेल आई अपॉन डेल ए इक्वल टू e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती थी, 0 होती थी। तो इसलिए जैसे इसमें लिमिट पुट होगी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो माइनस 1 अपॉन ए 0 दिस, तो डेल आई इक्वल टू 1 अपॉन ए ये हो गया। अब यहां से C की वैल्यू की वही A की वैल्यू में क्या पुट करूं कि I 0 हो जाए, तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करोगे, खुद ही देख लो। पुट A इक्वल टू B पुट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अरे A की जगह B पुट कर दोगे तो 0 बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे A की जगह B हम लोगों ने पुट किया, और A की जगह B पुट जब हम करेंगे तो I की वैल्यू क्या हुई, 0। अब ये C की वैल्यू रख दी, तो ये log m अपॉन n का फार्मूला बन गया। ये ध्यान रखना है कि C की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये कोई नहीं कि 0 ही हमेशा मिले। तो इसका आंसर क्या, log a अपॉन b। अब अगला क्वेश्चन जैसे ये लिखा हुआ है, इसको कैसे करोगे, अब जरा याद ध्यान दो, वो सब कट जाएगा, ये यही आएगा, सही है। यहाँ पे देखो, अब अगले क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो e का टर्म नहीं है, केवल x रह गया है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए अब आगे x लाना है। तो आगे x कैसे ला पाओगे, जब हम इसका t के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। और जैसे मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया कि t के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो गई ये दिस हो गया। अब इसका जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, x e टू द पावर tx fx dx, और ये 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस t माइनस दिस होल ऑफ स्क्वायर। अब ये बताओ ये फॉर्मेट कैसे लाया जाएगा, आगे तो कांस्टेंट नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो 2√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये कैसे आएगा, x कैसे आएगा, तो तुम यहाँ ध्यान से सोचो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या होगा कि x आए। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे तो ये तभी हटेगा जब t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। t देखो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा वैल्यू पुट कर सकते हो, किस पे पुट कर सकते हो, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, dx।
तो टी कैसा ट्रीट हो रहा है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के प्लेस पे कुछ वैल्यू पुट करके सेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, और जब यहाँ पे इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो फाइनली कितनी वैल्यू आ जाएगी, √2 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स इक्वल टू √2, और अब यहाँ पे दोनों साइड क्या है 2√2, तो 2√2 से हम दोनों साइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और जैसे 2√2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं, इंटीजर टाइप। तो ऐसे क्वेश्चन ये एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेंगे, समझ गए बात ये। तो अब जाके हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन का काम खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास पे करेंगे।